मनी हाइस्ट सीजन 5 पार्ट 1 एपिसोड 1 फाइनली हमारे सामने सीजन 5 आ ही गया है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एलिसा प्रोफेसर के सामने दिखाई देती है। बैकग्राउंड की वॉइस से पता चल रहा है कि कर्नल ने एलिसा को बागी करार दिया है और अब उसे रॉबर मानकर मीडिया में बताया जा रहा है। एलिसिया ने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और प्रोफेसर कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है और प्रोफेसर को एक चेयर में बांध दिया जाता है। यहाँ वो प्रोफेसर से उसका पूरा प्लान जानना चाहती है। फ्लैशबैक से हमें बर्लिन को दिखाया जाता है। बर्लिन अपने बेटे रफेल से मिल रहा होता है। इन दोनों का किसी वजह से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और वो अब अपने रिलेशन को यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी हमें टटियाना भी दिखाई देती है जो उस समय बर्लिन की गर्लफ्रेंड है। सीन हमारा फिर से प्रोफेसर के सामने आता है जहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने रकेल को बैंक के अंदर क्यों भेजा है। दरअसल प्रोफेसर पुलिस को हुमलेट करना चाहता है और उनसे कोई एक्सट्रीम एक्शन करवाना चाहता है जिससे वो फंस जाए। ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर जानता था कि रकेल के बैंक के अंदर पहुंचने के बाद कर्नल शायद यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर देगा। रकेल बैंक के अंदर पहुंच गई है और एक्सट्रैक्शन का प्लान स्टार्ट करती है जैसा प्रोफेसर ने रकेल को समझाया था। जितना भी गोल्ड मेल्ट हो चुका था वो अब सारा का सारा निकालना चाहते हैं। मार्शल दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर लेके निकल गया और टमायो मार्शल को जिंदा पकड़ना चाहता है। वो चाहता तो हेलीकॉप्टर को मिसाइल से नीचे गिरा सकता था लेकिन उसे मार्शल को जिंदा पकड़ना था। लेकिन एक बार फिर मार्शल ने बड़ी आसानी से कर्नल को बेवकूफ बना के वहां से निकल जाता है। हमें मोनिका दिखाई दी जाती है बैंक के अंदर जो अभी भी अड्रो को लेके कहीं ना कहीं सिंपैथी रखे हुए है और अगर उसे अड्रो को मारना पड़ा तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। एक्सट्रैक्शन प्लान स्टार्ट है लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेसर की जरूरत है। प्रोफेसर फोन नहीं उठा रहा है और प्रोफेसर की कमांड के बिना ये सारे बेबस नजर आ रहे हैं। एलिसिया ने प्रोफेसर की बैंड बजा के रखी हुई है और उसके पैर में गोली मारती है और पूछती है कि तुम अपना एक्सट्रैक्शन प्लान बताओ। एलिसा बहुत खतरनाक दिख रही है। प्रोफेसर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हमें लग रहा था कि प्रोफेसर कोई ना कोई ट्रिक करके निकल जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो। फाइनली प्रोफेसर ने अपना प्लान एलिसिया को बताया लेकिन एलिसिया को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि अगर प्लान ऐसा ही होता तो प्रोफेसर यहाँ पे नहीं होता। कर्नल टमायो ने आर्मी की एक स्पेशल टीम को बुलाया है जो बैंक के अंदर अटैक करने के लिए रेडी है। टोक्यो के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे टोक्यो का बॉयफ्रेंड की मौत होती है। वो दोनों कैसे रॉबरी करते थे लेकिन आखिर में उसे मिला क्या? उसे मिली मौत। टोक्यो अकेले हो गई और इसी बीच बर्लिन ने उसे मार किया क्योंकि उसने कुछ पुलिस वालों को मारा था और बर्लिन के बोलने पर प्रोफेसर ने उसे अपनी टीम में रख लिया, पुलिस से बचाया। और हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन रफेल को चोरी करना सिखा रहा है। रफेल पहले तो हिचक रहा होता है, बाद में वो राजी हो जाता है। बर्लिन ने ही रफेल को इलेक्ट्रॉनिक में मास्टरी की डिग्री दिलाई है, यानी उसका मकसद पहले से फिक्स था। रकेल बैंक के अंदर प्रोफेसर को कॉल कर रही है लेकिन उसका फोन प्रोफेसर नहीं उठा रहा है। बार बार फोन करने की वजह से एलिसिया उसे पहचान गई है और अब प्रोफेसर से बात करने के लिए भी बोलती है। प्रोफेसर यहाँ पे बात करता है और बोलता है अब कोई एक्सट्रैक्शन प्लान नहीं होगा और शायद ये तुम लोगों से आखिरी बार बात कर रहा हूँ। एलिसिया सबसे बात करती है और बोलती है तुम लोगों के पास बस 1 घंटे का टाइम है। टोक्यो, पैलेमो, रियो, मोनिका, हेलसिंकी सब परेशान है। टोक्यो बोलती है प्रोफेसर के पास जरूर कोई ना कोई प्लान भी होगा लेकिन रकेल बोलती है यहाँ कोई प्लान भी नहीं है। रकेल यहाँ डिसाइड करती है कि वो अपने ओल्ड प्लान के हिसाब से ही कंटिन्यू करेगी। हेलसिंकी देखता है कि कुछ आर्मी की व्हीकल बैंक की तरफ आ रही है। ये प्रोफेसर भी मॉनिटर में देख रहा था। यहाँ सब के सब इमोशनल हो जाते हैं। सब अपने फ्लैशबैक याद करने लगते हैं कि जैसे उनका ये लास्ट मोमेंट हो, जैसे डेनवर और मोनिका अपने बेटे को छोड़ के आ रहे हो। रकेल प्रोफेसर अब मिल नहीं पाएंगे। आर्मी का कैप्टन सगास्ता बैंक के सामने देख रहा है। यहाँ फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रकेल, टोक्यो और मोनिका एक प्लान करते हैं जिसके हिसाब से कुछ होस्टेस को लेके ये तीनों बैंक के बाहर जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों के निकलने पे सारी मीडिया पब्लिक का अटेंशन जाता है और सब काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। बैंक के अंदर गांधिया को भी बांध के रखा गया है। कर्नल टमायो ये सब देख कर परेशान होता है और अब वो अटैक कैसे करेगा क्योंकि यहाँ पे मोनिका व्हाइट फ्लैग दिखा रही है और इसका मतलब है कि वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। कर्नल टमायो को उनसे जाके बात करना होगा। कर्नल टमायो और रकेल आमने सामने आते और रकेल पलमो को कॉल करके गांधिया का चोटें दिखाती है और बोलती है कि उसे अर्जेंट मेडिकल की जरूरत है, एक सर्जन अंदर भेजो। टमायो बोलता है इसमें 2 से 3 घंटे खराब होंगे, तुम उसे बाहर भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। रकेल बोलती है मुझे 1 मिनट दो। बैंक के अंदर गांधिया ये सब देख रहा होता है और देख के बहुत खुश हो रहा होता है और बोगाटा को उसकी औकात दिखाता है कि देखो मैंने नैरोबी को मार दिया और मैं अब आजाद होने जा रहा हूँ। इस पर बोगाटा उसको बहुत मारता है। दूसरी तरफ रकेल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करती है कि कर्नल को प्रोफेसर के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। इसका मतलब है कि एलिसिया अकेले काम कर रही है तो उन्हें कुछ और टाइम लेना पड़ेगा। शायद प्रोफेसर उतनी देर में आजाद हो जाएगा। गांधिया को आजाद करने के लिए रकेल बोलती है कि मुझे प्रोफेसर से बात करना होगा और वो लोग वापस आने लगते हैं। टमायो उन्हें 2 मिनट का टाइम देता है नहीं तो वो अटैक करेगा। अड्रो यहाँ पे भागने की कोशिश करता है लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाता है और बैंक के अंदर वापस आ जाता है। बैंक के अंदर आते ही रकेल टोक्यो बोगाटा को रोकती है लेकिन गांधिया यहाँ पे टोक्यो को भी कुछ बोलता है जिसके बाद टोक्यो ने भी उसकी अच्छे से बैंड बजाई और वो शांत हो। लेकिन दोस्तों गांधिया एक कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। सारे लोग गांधिया में बिजी थे तभी बाहर से आए होस्टेजों ने, जिसमें ऑट्रो भी शामिल है,
वहाँ पे रखी हुई सारी गन उठा लेते हैं और अंधाधुंध फायर करना चालू कर देता है, जिसमें डेनिवर को भी गोली लगी होती है और वो लोग फायरिंग करते हुए बैंक में दूसरी तरफ निकल जाते हैं। टोक्यो, पलेर्मो, डेनवर, रकेल सारे लोग उनका पीछा करते हैं। मोनिका दूसरी तरफ सगास्तिया की टीम में सब लोग एक से बढ़कर एक डेंजर हैं। बैंक के अंदर वो लोग जाएंगे तो एटलीस्ट 30% कैजुअलिटी होगी। इस बात से टमायो उन लोगों को अटैक करने की परमिशन नहीं दे रहा है। आर्टुरो बैंक के कमिश्नर के साथ फायरिंग करता हुआ एक स्टोर रूम में निकल जाता है। वो स्टोर रूम जहाँ पे रॉबर्ट्स के सारे हथियार रखे हुए थे और उस स्टोर रूम से निकलने के एक डोर पे बॉम्ब भी फिट है, तो अब वो लोग वहां से भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आर्टुरो उस जगह पहुंच गया है जहां पे उसे हथियारों की कमी नहीं है और बस उसे फायर करते रहना है। इसका मतलब वो पूरी रॉबर्ट्स की टीम को अकेले ही हैंडल कर सकता है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकता है। रॉबर्ट्स के हथियार कम होने की वजह से वो लोग भी आर्टुरो का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एलिसिया ने प्रोफेसर को टॉर्चर करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें प्रोफेसर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसे एलिसिया ने पकड़ा हुआ है। इन्हीं सब के बीच हमें दिखाई देता है कि बेंजामिन और मार्शल वहां पे आ रहे होते हैं। प्रोफेसर ने एक सीसीटीवी में ये देख लिया होता है, तभी प्रोफेसर एक चाल चलता है और एलिसिया को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती, एलिसिया को ये सब पता चल जाता है और मार्शल और बेंजामिन भी एलिसिया की कैद में होते हैं। बैंक के अंदर आर्टुरो कमिश्नर के साथ मिलकर रॉबर्ट्स को अच्छा खासा परेशान करके रखा हुआ है। रियो ने कहा कि हमें ग्रेनेड की जरूरत है, तभी टोक्यो बोलती मुझे पता है कि ग्रेनेड और बाकी के हथियार कहाँ मिलेंगे। वो दोनों निकल जाते हैं हथियार लेने के लिए। पैलामारो और रकेल आर्टुरो को रोक के रखे हैं। हेलसिंकी बाहर की सिचुएशन पे नजर रखा हुआ है। मोनिका बुगाडा गांडिया की ड्रेसिंग कर रहे हैं। आर्टुरो ने वहां रखे हुए ग्रेनेड निकाले और डेनवर की तरफ फेंक दिए। सारी जगह धुआं धुआं हो गया। सबके कानों से सीटी बज रही होती है। हेलसिंकी माइक में बोलता है कि आर्मी की वैन बैंक के सामने है। तभी रकेल बोगटा को बोलती है कि गांडिया को आजाद कर दो, जिससे हमें थोड़ी देर का टाइम मिल सके। ठीक ऐसा ही होता है। बोगाटा ने गांडिया को मुंह पे टेप लगा के एक आंसू गैस का बम उसके ऊपर लगा के मास्क लगा के आगे फेंक दिया है, जिससे वो अब ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाएगा और उसे बैंक से बाहर भेज दिया जाता है। गांडिया की मिलने की वजह से टमायो ने अटैक को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। इस तरफ आर्टुरो और डेनवर के बीच में गालियां चल रही होती हैं। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन आर्टुरो ने मोनिका की प्राइवेट लाइफ को सबके सामने बोलना चालू कर दिया है, जिससे मोनिका को बहुत गुस्सा आ रहा है और डेनिवर भी बहुत गुस्से में है। तभी मोनिका एक सीक्रेट रास्ते से आर्टुरो की ऐसी तैसी करने के लिए निकल जाती। रियो और टोक्यो बम लेके आ ही रहे थे। उसी बीच आर्टुरो ने एक स्मॉल व्हीकल निकाली और उसके आगे शील्ड लगा के गोलियां दागता हुआ पलेर्मो और रकेल की तरफ बढ़ रहा होता। तभी दोस्तों मोनिका वहां सीक्रेट रास्ते से उसके पीछे निकलती है और आर्टुरो पे बंदूक तान देती है, लेकिन आर्टुरो मानता नहीं और फाइनली मोनिका ने गोली चला दी है। एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 3। मोनिका आर्टुरो को मारना नहीं चाहती है, लेकिन उसे गोली लग चुकी है और अब सब लोग मिलकर उसे बचाना चाहते हैं। ये सारी चीज वहाँ का कमिश्नर देख रहा होता है। रॉबर्ट्स के पास टाइम नहीं कि वो आर्टुरो का इलाज करे। तभी रकेल को एक आइडिया आता है। वो कमिश्नर के साथ आर्टुरो को बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी जान बच सके और दोनों का यहाँ पे काम हो जाएगा। आर्टुरो का इलाज भी और उन्हें कुछ टाइम भी मिल जाएगा। प्रोफेसर ये सब देख रहा था। एलिसा इस सब चीज को तमाशे की तरह देखकर मजे ले रही थी। बैंक के कमिश्नर के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। उसे अच्छे से चेक किया जाता है और बैंक के अंदर की डिटेल मांगी जाती है। यहाँ एक ट्रिक हुई है जो हमें बाद में पता चलेगी। कमिश्नर यहाँ पे बताता है कि आर्टुरो ने सबकी जान खतरे में डाल दी थी और रॉबर्ट्स ने किसी तरह सबको बचाया है। टमायो बोलता है कि वो किसी ने किसी को नहीं बचाया है, सबके सब खूनी है। उनके सरेंडर करने पर भी उन्हें गोली मारी जाएगी। अब सीन फिर से बर्लिन की तरफ आता है, जहाँ पे वो अपनी प्लानिंग कर रहा है और बताता है म्यूजियम से कैसे कीमती चीज़ों को चुराया जाएगा और कैसे वहाँ पे नकली चीज़ें रखी जाएंगी। टाइटेनिया वहाँ पे म्यूजिक प्ले करेगी और सारे के सारे लोग वहाँ पे म्यूजिक सुनने के लिए जाएंगे और अपनी चोरी को अंजाम देंगे। एलिसिया मॉनिटर पे ये सब देख रही है। वो भी जानती है कि आर्मी अगर बैंक के अंदर जाएगी तो सब के सब मर जाएंगे। वो प्रोफेसर से बोलती है मुझे अपना प्लान बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी टीवी पर कर्नल बोलता हुआ सुनाई देता है एलिसिया के बारे में कि एलिसिया रॉबर्ट्स के साथ मिली हुई है, उसने ही रॉबर्ट्स की हेल्प की हुई है। एलिसिया अब ना चाहते हुए भी रॉबर्ट्स की टीम की मेंबर बन चुकी है। प्रोफेसर बोलता है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें क्लीन चिट दिला दूंगा। एलिसिया चिल्लाती है, बोलती है शांत हो जाओ। तभी दोस्तों यहाँ एलिसिया का काम हो जाता है। उसकी प्रेगनेंसी के साइन आ चुके होते, अब वो किसी भी टाइम पे बेबी को बर्थ देने वाली है। एलिसिया परेशान है। वो खुद से ही डिलीवरी करना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर बोलता है मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फाइनली एलिसिया ने बेंजामिन के हाथ खोल दिए हैं और प्रोफेसर भी यहाँ पे आज़ाद हो गया है। अब सब मिलकर उसकी मदद कर रहे हैं। फ्लैशबैक से हमें बेंजामिन की बेटी के बारे में पता चला है, जो पहले बेटा था। उसका नाम जूलिया है और वो इस हेस्ट में कैसे आया है ये भी बताया जा रहा है। वो डेनिवर को पसंद भी करता है। बैंक के अंदर सब लोग हथियारों के साथ रेडी हैं और फुल तैयारी में करके रखी हुई है। पेलेर्मो यहाँ पे मोटिवेट करता है, बोलता है प्लान नहीं है तो हमें लड़ना ही होगा।
पैलेर्मो के अलावा सबको उम्मीद है कि प्रोफेसर अभी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन सामने आर्मी भी आने वाली है अटैक करने के लिए, तो उन्हें उनके लिए भी रेडी होना होगा। पैलेर्मो ने सबको राजी कर लिया है। गोल्ड की मेल्टिंग फिर से चालू हो गई है। अगर वो जीते तो सारा का सारा गोल्ड यहाँ से लेके जाएंगे, अगर हारे तो कुछ भी नहीं। अटैक होने पर क्या करना है सबको पता चल गया है, और यहाँ पे उनका प्लान कुछ इस तरह से है कि आर्मी मेन गेट से इंटर होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और ही होता है। कर्नल ने गांजिया से मिल के प्लानिंग की है। गांजिया ने उसे बताया है कि ब्लास्ट करना है तो हमें रूफ में करना होगा और वहाँ से ही अंदर जाना होगा, क्योंकि बैंक की सारी दीवारें बॉम्ब से टूट नहीं सकती हैं, केवल रूफ ही है जो टूट सकती है। तमायो यहाँ पे सबको ऑर्डर देता है और सारे के सारे लोग निकल जाते हैं। बैंक के अंदर हेलसिंकी आर्मी की वैन को देखता है। आर्मी की वैन एक ब्लाइंड स्पॉट पे जाके रुकती है। तभी उन लोगों को पता लग गया कि ब्लाइंड स्पॉट पे रुकने का मतलब है वो सब ऊपर चढ़ रहे हैं। गांजिया आर्मी के साथ मिलकर अब और भी ताकतवर लग रहा है, लेकिन रॉबर्ट्स को भी अब आर्मी का प्लान पता चल चुका है, तो वो लोग भी अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हमें दिखता है कि हेलसिंकी हॉल में अपने सपोर्ट के लिए बहुत सारे बैग रख रहा है, जिससे वो वहाँ पे आने वाले सभी आर्मियों को गोली मार सके। आर्मी के लोग भी हुक लगा के ऊपर पहुंच रहे हैं और बॉम्ब फिट कर रहे हैं। हेलसिंकी भी रेडी है यहाँ पे उनके आने के लिए। प्रोफेसर एलिसा की डिलीवरी में बिजी है और जल्द ही बेबी गर्ल को जन्म होता है, और तभी यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सब के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ब्लास्ट बहुत तेजी से था। मीडिया के लोग और पब्लिक बाहर हिल गई है। एलिशिया खुश थी क्योंकि उसके हाथ में उसका बेबी था। प्रोफेसर यहाँ स्क्रीन में देखता है ब्लास्ट, और दोस्तों यहाँ अपना हीरो आज़ाद हो चुका है और वो भी अब हेस्ट में फिर से वापस आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4। ब्लास्ट होने की वजह से एक बड़ा सा स्टैचू हेलसिंकी के पैर के ऊपर गिर गया है और वो अब हिल नहीं पा रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन तभी प्रोफेसर माइक पे आता है और सब लोगों को बोलता है कि अपनी अपनी लोकेशन बताओ। तभी टोक्यो यहाँ पे रूफ में जाने वाली थी, वो बताती है कि वो रूफ में जा रही है। प्रोफेसर उसे रोकता है, नहीं, जैसे ही तुम रूफ में जाओगी वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग पे बैठे स्नाइपर तुम्हें गोली मार देंगे। वो तुरंत ही वापस होती है। पैलेर्मो हेलसिंकी की तरफ जाता है और एक रॉकेट से आर्मी पे हमला करता है। आर्मी की टीम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है क्योंकि रॉकेट का हमला बहुत तेज था। यहाँ पे हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन अपनी चोरी फाइनल स्टेज पे है। बर्लिन ने राफेल को चोरी का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। उसने नकली गोल्ड के बर्तन बड़ी ही आसानी से म्यूजियम के अंदर रखे हुए असली गोल्ड के बर्तनों से चेंज करते। वहाँ पे एक सिक्योरिटी का आदमी था। बर्लिन ने उसके फादर को उस म्यूजियम के अंदर ले आता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सिक्योरिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है और वो फेक बर्तन ओरिजिनल बर्तन में चेंज करते हैं। मैसरेली ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया होता है। बर्लिन राफेल को बोला कि ये कितना अच्छा फीलिंग है। राफेल खुश है और तभी बर्लिन उससे बैग लेता है और सारा का सारा चोरी का पैसा विंडो से पानी में फेंक देता है। राफेल यहाँ पे नाराज होता है। तभी बर्लिन बोलता है कि कभी भी ये फीलिंग नहीं लाना, वो पैसा हमारा नहीं था, ये सब केवल तुम्हें सिखाने के लिए था। सारे के सारे लोग उस म्यूजियम से बाहर निकलते हैं और एक बोट करते हैं। बोट लेके वो उस कंट्री को छोड़ने वाले थे। तभी हमें दिखता है कि राफेल बहुत सैड बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे बर्लिन अपना मैजिक दिखाता है। उनकी बोट एक अंडरपास से निकलती है और वहाँ पे वो फेंका हुआ बैग मार्शल लेके उस बोट में बैठ जाता है। ये देख के राफेल बहुत शॉक्ड होता है और अपने फादर का फैन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों बर्लिन की स्टोरी खत्म होती है। सीन हमारा फिर से बैंक में वापस आता है जहाँ पे पैलेर्मो हेलसिंकी को निकालने की कोशिश कर रहा है। आर्मी के लोग कर्नल को डैमेज का रिपोर्ट देते हैं। तभी कर्नल पुलिस को भी ऑर्डर देता है कि तुम लोग बाहर से अटैक करो। हेलसिंकी का पैर स्टैचू से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2 टन से ज्यादा की मूर्ति उसके पैर के ऊपर गिरी हुई है। यहाँ हेलसिंकी बोलता है कि उसे कट कर दो, यही एक रास्ता है। लेकिन कट करते करते उन्हें एक आइडिया आता है। दोस्तों दूसरी तरफ डेनिवर कुछ होस्टेज को लेकर रूफ में गया हुआ है, जहाँ पे वो प्रोफेसर के बताने के अनुसार अपने पैर में रस्सी बांध के कुछ होस्टेज के साथ में निकल गया है। अब कुछ होस्टेज बिना मास्क के हैं तो स्नाइपर फायर भी नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि होस्टेज को गोली लग जाए। रियो को वहाँ पे एक बीम लटकी हुई दिखाई देती है। वो बोगाटा को बोलता है कि उस बीम से अगर हम ट्राई करें तो हम ये स्टैचू को हटा सकते हैं। इसी बीच पुलिस भी अटैक करने के मूड में होती है। तभी राकेल ने प्रोफेसर से बताया कि कमिश्नर को रिलीज करते समय हथकड़ी में माइक्रोफोन लगाया गया था। प्रोफेसर ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और अपने आदमी को पाकिस्तान में फोन लगाता है, जो कर्नल को कॉल लगा के प्रोफेसर की बात कराता है। कर्नल को यहाँ पे एलिसा शीर्षक के ब्लेम के बारे में उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही थी। अगर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक में आती तो वो भी नंगा हो जाता, जिसकी वजह से प्रोफेसर ने उसके साथ सौदा किया और दूसरे अटैक ना करने के लिए बोला। अब प्रोफेसर यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। दोस्तों पैलेर्मो यहाँ पे आंसू गैस का गोला छोड़ता है, जिससे रियो और बोगाटा उस बीम को लेने के लिए निकल जाते हैं और लेके आते हैं। सेकंड अटैक पुलिस से होने वाला था लेकिन प्रोफेसर ने उसे रोक दिया है। अब हेलसिंकी का पैर बड़ी ही आसानी से निकल चुका है। रूफ वाली टीम भी अब नीचे आने के लिए रेडी है। आर्मी के सारे लोग चारों तरफ से अब घिर चुके हैं। तभी यहाँ पे पैलेर्मो कैप्टन सगास्ता को सरेंडर करने के लिए बोलता है। बात होने के बाद सगास्ता को गांडिया बोलता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है, लेकिन उसके लिए हमें एक फ्रंट खाली कराना होगा। सगास्ता बोलता है ठीक है। सगास्ता
पेलरमो को सरेंडर करने के लिए बोलता है और जैसे ही हाथ उठा रहा होता है उस एक ग्रेनेड निकालता है और उनकी तरफ फेंक देता है। यहाँ पे तीनों टीम में एक जगह खाली हो जाती है और वो लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उस सीक्रेट डोर के अंदर हो जाते हैं। अब दोस्तों एक तरफ पेलरमो और रकेल की टीम है और दूसरी तरफ टोक्यो और डेनवर और जूलिया की टीम है। आर्मी की टीम जूलिया, डेनवर और टोक्यो के सामने है। उनका सामना उन तीनों को अकेले करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 5। दोस्तों ये फाइनल एपिसोड है और हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो की पूरी लाइफ, जिसमें टोक्यो प्रोफेसर के साथ कैसे मिली एक बार फिर से। ये एपिसोड पूरा टोक्यो के नाम होने वाला है। दोस्तों सीन फिर से वहीं पे पहुंचता है जहां पे टोक्यो, डेनवर और जूलिया के सामने आर्मी की टीम है। गॉड नोज ये लोग कैसे उनका सामना करेंगे। दोनों के बीच में केवल एक डोर की दूरी है। आर्मी की फायरिंग इतनी कस के थी कि वो डोर टूटने ही वाला था, लेकिन तभी जूलिया और डेनवर ने अपना दिमाग लगाया और वहां पे रखी हुई एक आयरन टेबल को किसी तरह मैनेज करके उस डोर में लगा दिया है। सब लोग एक दूसरे को टारगेट करे हुए हैं, लेकिन वो कैसे इसको एंड करेंगे किसी को पता नहीं है। गांधिया ने सगास्ता को बताया कि हम दूसरी तरफ से किचन में वॉल ब्रेक करेंगे और पीछे से जाके इन लोगों को मार सकते हैं। एक तरफ रियो और पेलरोमो भी उस लोहे की शील्ड को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो गांधिया ने गिराई है। सब जानते हैं कि टोक्यो, डेनवर खतरे में है। गांधिया और टोक्यो का एक अलग ही वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। यहाँ प्रोफेसर के बोलने पे टोक्यो ने गांधिया को उकसाती है और उसे सामने लाने की कोशिश करती है। गांधिया ने एक ग्रेनेड निकाला और उस आयरन गेट के अंदर डाल दिया, लेकिन दोस्तों टोक्यो हमारी जॉन्टी रोड्स की तरह हवा में उछलती है और उसका ग्रेनेड कैच करके वापस गांधिया के पास फेंक देती है और वो ग्रेनेड वहाँ जाके फट जाता है और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। मोनिका शायद अभी भी सदमे में है, जिसकी वजह से उसे ऑटो दिख रहा होता है। आर्मी के टीम और गांधिया के बीच में फाइट होने लगती है क्योंकि गांधिया की वजह से ही वो ग्रेनेड फटा है और सबकी जान खतरे में हो सकती थी। सगास्ता की टीम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे डेनवर, टोक्यो और जूलिया ने मिलकर उन सबकी हालत ख़राब करके रखी हुई है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो लोग इतना अच्छा अटैक करेंगे। डेनवर और जूलिया के बीच में बातें हो रही थी जिनको सुनकर टोक्यो अपनी लव लाइफ को फील कर रही होती। रुक रुक कर गांधिया की टीम फायरिंग कर रही होती है। पेलरेमो और रकेल गैस कटर से उस वॉल को काटने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो वॉल बहुत मजबूत है। हमें दिखता है कि रियो ने अपने प्यार को बचाने के लिए एक दूसरा ही आइडिया सोच के रखा हुआ है। जिस सीलिंग पे टोक्यो बैठी है, रियो उसी के नीचे जाके ड्रिलिंग करना चालू कर देता है और एक होल करने की कोशिश कर रहा है। 3 जगह से वॉल की कटिंग चल रही है। इसी बीच में फ्लैशबैक में रियो और टोक्यो का प्यार दिखाया जाता है। प्रोफेसर रकेल से बात कर रहा होता है, तभी एलिसिया के बच्चे के बीच में आवाज आती है। यहाँ पे एलिसिया सबसे बात करती है और अपने बच्चे का नाम विक्टोरिया रखती है। एलिशिया भी अब रॉबर्स की टीम में शामिल हो गई है। टोक्यो ने ड्रिलिंग की आवाज फील कर रही है। उसे समझ में आ रहा है कि आर्मी के लोग वहां ड्रिल कर रहे हैं, तो टोक्यो दूसरे रास्ते से जाती है जहां पे किचन है। दोस्तों उस किचन में खिड़की भी है। टोक्यो जाती है और देखती है उन लोगों ने होल किया हुआ है। टोक्यो और डेनिवर दोनों ने मिलकर उस होल में बंदूक लगा के गोली चलाते हैं और आर्मी के दोनों लोग वहां पे गिर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से सगास्ता स्नाइपर को ऑर्डर देता है किचन में गोली चलाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे टोक्यो को 4-5 गोलियां लग चुकी हैं और लगता है कि अब टोक्यो का एंड यहीं पे होने वाला है। डेनिवर टोक्यो को खींच के लाता है और एक जगह पे बैठा दे। टोक्यो ये मूवमेंट अपने बॉयफ्रेंड के मूवमेंट से याद कर रही होती है, जैसे उसे भी गोली लगी हुई होती है। डेनिवर ने प्रोफेसर को बताया कि उसको हाथ और पैर में गोली लगी हुई है। पहले रोमो ने अब गैस कटर को छोड़कर अब मैनुअली ही गेट तोड़ने की कोशिश करना चालू कर दिया है। रियो भी होल कर रहा है, लेकिन उसे भी काफी टाइम लग रहा है। डेनिवर टोक्यो को कवर करता है और उसे एक जगह पे बिठा देता है। मोनिका कुछ बताना चाह रही होती है, लेकिन नशे की वजह से वो कुछ बता नहीं पा रही होती। आर्मी के लोग फाइनली वहाँ पे बॉम्ब लगा देते हैं और ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पे डेनिवर, टोक्यो और जूलिया भी उनका सामना करने के लिए तैयार है। तभी मोनिका ने एक नशीली आवाज में बोलती है कि उस वॉल के पीछे एक वेंटिलेशन वेंट है जिसके रास्ते से वो लोग निकल सकते हैं। डेनिवर वहां जाके देखता है तो सबसे पहले वो टोक्यो को निकालने के लिए बोलता है। टोक्यो बोलती है कि मैं वहाँ रोप पकड़ नहीं पाऊंगी और गिर जाऊंगी, तो पहले तुम लोग जाओ और वहां जाके कुछ कुशन्स रख देना, तो मैं वहां पे जंप करूंगी। यहाँ डेनिवर टोक्यो को अपनी सिस्टर की तरह प्यार करता है और वहां से निकलता है। टोक्यो रियो को देख रही होती है और उस होल से अपना हाथ निकालता है। दोनों के आंसू निकल रहे होते हैं। तभी ब्लास्ट होता है और आर्मी के लोग टोक्यो के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। टोक्यो भी जवाब देना स्टार्ट करती है और एक अच्छी टक्कर देती है। रियो टोक्यो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। डेनवर उस तरफ आवाज दे रहा होता है टोक्यो जंप, लेकिन अब टोक्यो कुछ नहीं सुन सकती क्योंकि गांधिया अब उसके पीछे। जैसे ही गांधिया ने टोक्यो को सीधा किया, टोक्यो ने अपनी लास्ट चाल चली और अपने हाथ गांधिया की तरफ देती है। उसके हाथ में उसकी बॉडी पे लगे हुए ग्रेनेड के पिन थे और दोस्तों यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं। प्रोफेसर रो रहा है, एलिशिया शांत है, टीम के सारे लोग रो रहे होते हैं। सबकी जान अटक गई है कि आगे क्या होगा।
और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 का एंड हो। दोस्तों अगर आपको ये सीजन अच्छा लगा हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।